पिछले एपिसोड में जियान पहुंच चुका था ट्यानमिंग वैली में और जैसा हमेशा होता है जियान की शुरुआत में किसी से थोड़ी सी भिड़ंत हो जाती है। लेकिन लास्ट में आके शांग युआन ने उस फाइट को और भी आगे बढ़ने से रोक दिया था और अब वो इस एपिसोड में जियान को ट्यानमिंग वैली की बाकी की जगहों को दिखाने के लिए ले जा रहा है। चलो फटाफट से जानते हैं कि यहाँ पे ऐसा है क्या। वैसे भी शाओ क्लैन के वो एंसेस्टर जियान का इंतजार कर रहे हैं तो हमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली इसमें नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड में जियान शाओ क्लैन जाने ही वाला है और वहां से हमारी ये स्टोरी प्रॉपरली आगे बढ़ने लगेगी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले सीन में शांग युआन दिखाया जाता है जो जियान को देख के बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हें चोट नहीं लगी क्योंकि तुमने कंपटीशन ग्राउंड को तो देख ही लिया, तो चलो मैं तुम्हें 2 टेक्निक पैलेस और प्रमोशन हॉल दिखाता हूँ। इस बार शांग युआन जियान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाला था। धीरे धीरे दोनों और भी कई जगहों को विजिट करते हैं और शाम हो जाती है। दोदी कॉन्टिनेंट पे जियान का ये पहला दिन था। रात होते ही आसमान अनेकों तारों से भर गया था। जियान की नजरें जाती हैं आसमान में टंगे चंद्रमा के ऊपर जो कि ट्यानमिंग वैली पे अपनी रोशनी फैला रहा था। अभी स्टार प्लेटफॉर्म की सबसे ऊंची जगह पे जियान चुपचाप लेटा होता है। वो आज दोपहर की बैटल के बारे में सोच रहा था। जियान अपनी हथेली को उठाता है और उंगलियों के बीच में उस विशाल चंद्रमा को कैद करने की कोशिश करता है। इस पल वो ऐसा फील कर रहा था जैसे वो दसियों सालों पहले करता था। वो धीरे से साय करता है। आज वुयोंग के साथ लड़ते समय उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया की कोई मिस्टीरियस पावर उसकी स्ट्रेंथ को सप्रेस कर रही हो, लेकिन वो पावर आखिर है क्या? इस सवाल के साथ ही जियान के दिल में अपनी स्ट्रेंथ को तेजी से बढ़ाने की इच्छा उठती है। जियान लेजली अपने हाथ को नीचे रखता है। अपनी फैमिली से अलग होने की वजह से उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। दोची कॉन्टिनेंट ने उसे ग्रो होने का मौका दिया। वहाँ उसने रिश्ते और अपना परिवार बनाया। उस कॉन्टिनेंट को छोड़ना उसके लिए कैसे आसान हो सकता था। और कहीं न कहीं जियान को यह भी आइडिया था कि आगे का कल्टीवेशन का रास्ता भी आसान नहीं होने वाला है, वो बेहद लंबा होगा। लेकिन उसे लेके जियान के मन में एक्साइटमेंट और अनसर्टेनिटी दोनों ही होते हैं। यहाँ आने के बाद वापस कब लौट पाएगा इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसकी आंखों में एक के बाद एक ब्यूटीफुल चेहरे फ्लैश हो रहे थे। वो अपनी फैमिली के शरारती बच्चों को याद करता है। उसका दिल धीरे धीरे खाली सा महसूस करने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ब्रदर क्या सोच रहे हो? अचानक से इस आवाज को सुन के जियान चौंक गया था। वो पीछे मुड़ के शांग युआन को खड़ा पाता है। शांग युआन भी उसके पास आगे लेट के आसमान के चमकते हुए सितारों को देखने लगा था। जियान धीमी आवाज में कहता है, क्या ही सोचूंगा, अपने घर की याद आ रही है, क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? शांग युआन हल्का मुस्कुरा के बोलता है, नहीं, क्योंकि मेरा कोई घर नहीं है, अब केवल यही जगह मेरी घर है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत पहले निकाल दिया था, फिर मैं उन्हें याद करके करूंगा क्या? वो कोई सोच के बोलता है, लेकिन ब्रदर लगता है तुम्हें एक बार पता नहीं है, एक बार यहाँ आने के बाद दोची कॉन्टिनेंट वापस लौटा नहीं आ सकता। ये सुनते ही जियान घबरा के जमीन से उछलता है। वो शौक के साथ पूछता है, क्या मैं वापस नहीं जा सकता? क्या मैं अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाऊंगा? जियान के शॉक्ड एक्सप्रेशन को देख के शांग युआन हल्का सा मुस्कुराता है। वो कहता है, ऐसा भी नहीं है कि वापस जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, बस आज तक ऐसा कोई कर नहीं पाया। सुन के जियान के दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। कम से कम वापस जाने का कोई तो रास्ता था। रिलीफ की सांस भर के बोलता है, तो वो तरीका क्या है, जल्दी बताओ। शांग युआन मुस्कुरा के जवाब देता है, तरीका बहुत सिंपल है, मैं बस 2D रियल्म को ट्रांसलेट करना होगा, उसके बाद वापस जाना मुश्किल नहीं रहेगा। फिर वो हेल्पलेस साय करके बोलता है, लेकिन तुम जानते हो कि पिछले दसियों हजार सालों में बस एक ही ऐसा इंसान था जो कि 2D को ट्रांसलेट कर पाया और उसी ने पूरा स्पेस क्रिएट किया है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस लेवल तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। ये सुन के जियान का दिल बहुत जोर से धड़कता है। उसके मन में एक विचार आया था, क्या सब खत्म हो गया? और मिंग से मिली जानकारी की वजह से वो जानता था कि 2D रियम के आगे बढ़ना कितना कठिन है। 1 स्टार से 2 स्टार तक पहुंचने में 1000 साल लगते थे और 2 स्टार से 3 स्टार के लिए 4000 और 3 से 4 में लगते हैं दसियों हजार साल। फिर 4 स्टार 2D के बाद एडवांसमेंट बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये पूरी तरीके से लक और अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे में उसे 9 स्टार 2D तक पहुंचने में कितना समय लगता, वहीं पे 2D को ट्रांसलेट करना तो उससे भी आगे की बात है। शायद तब तक दोची कॉन्टिनेंट में उसका कोई अपना जिंदा न बचे। ये सोचते जियान का दिल बहुत ग्लूमी हो जाता है। वो चुप हो गया था, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ रही थी। ये जियान के लिए पहली बार होता है जब वो 2D रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की वजह से रिग्रेट फील कर रहा था। अगर उसे ये बात पहले ही पता होती तो शायद वो डैम 2D
एरिया में पहुंचने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करता। कुछ देर उदास रहने के बाद जियान खुद को धीरे धीरे संभाल लेता है। उसकी आंखों में फिर से डिटर्मिनेशन लौट आती है। वो कहता है तो क्या हुआ, अगर दोदी को ट्रांसलेट करके वापस जा सकता हूँ तो मैं वही करके दिखाऊंगा। कम से कम मेरे पास थोड़ी उम्मीद तो है। जुन्नर काइलिन फादर शाओ शाओ शाओलिन, मेरा इंतजार करना। पिछले दसियों सालों में जियान कई होपलेस सिचुएशन से गुजरा था, लेकिन हर बार वो स्टेप बाय स्टेप मुश्किलों को पार कर लेता है। इन एक्सपीरियंस ने उसके कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था, भले ही दोदी को ट्रांसलेट करने का चांस बिलियंस में एक हो। हाउएवर अब उसके सामने क्लियर गोल था, उसे ब्लाइंडली कल्टिवेट नहीं करना है। वो अपने लव्ड वंस के लिए किसी भी हद तक जाने और पूरी ताकत से फाइट करने के लिए तैयार था। जियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख के शांग युआन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। अभी कुछ ही मोमेंट्स पहले जियान पूरी तरीके से निराश था, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। शांग युआन मनी मन में सोचता है, क्या इस लड़के को सच में लगता है कि वो दोदी को ट्रांसलेट कर सकता है? इम्पॉसिबल। इतने सालों में उस जैसे न जाने कितने जीनियसेस आए। शुरुआत में तो सब कॉन्फिडेंस से भरे थे, लेकिन समय के साथ साथ डिस्पेयर में चले गए। ऑल्दो शांग युआन जियान के कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। वहीं पे जियान बस ऊपर सितारों को देखता रहता है। कुछ देर के बाद दोनों पुरानी बातें शेयर करते हैं और इस नई दुनिया के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। पूरी रात शांग युआन से बात करने के बाद जियान को दोदी कॉन्टिनेंट के बारे में ऐसी बातें पता चली थी जो अंदर से एक्साइटमेंट भर देती हैं। कहा जाता है कि आज तक कोई भी दोदी कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। इस ह्यूज कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में कई पावरफुल फैमिलीज छिपी हुई थी, जिनके बारे में बाहरी दुनिया कुछ भी नहीं जानती। इन्हें एक्सप्लोर करते हुए अनेकों कल्टिवेटर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि दोदी कॉन्टिनेंट का हर एक हिस्सा डेंजर से भरा हुआ है। कोई भी खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इस कॉन्टिनेंट के आखिर में क्या मौजूद है, कि गहराइयों में कैसे सीक्रेट छिपे हुए हैं। दोदी कॉन्टिनेंट पे एल्केमिस्ट का प्रोफेशन भी बहुत मिस्टीरियस था। या मेडिसिन पे इसके ग्रेड्स की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है। हो सकता है कि आपके सामने खड़ा कोई पावरफुल एक्सपर्ट असल में एक इंसानी फॉर्म को ले चुकी मेडिसिन पिल हो। यहाँ तक कि मेडिसिन पिल्स नेचुरल ऑरे को ऑब्जर्व करके खुद के लिए स्पिरिट सील क्रिएट कर सकती थी। उनकी स्पिरिट सील ऑर्डिनरी लोगों से पावरफुल हो सकती है, और इसी वजह से इस दुनिया में मेडिसिन पिल्स को भी अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जहाँ इतने पावरफुल एल्केमिस्ट मौजूद थे, वहाँ रेयर एल्केमी इंग्रेडिएंट्स की भी कोई कमी नहीं थी। दोदी कॉन्टिनेंट पे दोची कॉन्टिनेंट की हेवली फ्लेम्स जैसी फ्लेम्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन इनकी पावर बिल्कुल अलग ही लेवल पे है। दोची कॉन्टिनेंट की हेवली फ्लेम्स की रैंकिंग में जो फर्स्ट पोजीशन पे है, इवन उस एम्परर फ्लेम को यहाँ कोई रैंकिंग नहीं मिलती। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ फ्लेम्स कितनी टेरिफाइंग थी। दोदी कॉन्टिनेंट पे भी इन्हें हेवली फ्लेम्स ही कहा जाता है, लेकिन ये हेवली फ्लेम्स बस इस दुनिया की अकेली सुप्रीम पावर नहीं थी। हर एक यांग के साथ यिन और हर एक यिन के साथ स्पिरिट मौजूद होती है, और इसी बैलेंस से दोदी कॉन्टिनेंट के 3 वंडर्स बनते हैं, जिनमें फर्स्ट वंडर है हेवली फ्लेम्स, दूसरा वंडर घोस्ट स्पिरिट्स और तीसरी वंडर है स्पिरिट सील्स। हर एक कल्टिवेटर इन तीनों वंडर्स को पाने का सपना देखता है। इनमें से अगर कोई भी वंडर किसी को मिल जाए तो वो रातों रात ऐसा पावरफुल एक्सपर्ट बन सकता है जो हजारों लोगों को अपने पैरों से कुचल दे। तीनों वंडर्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जिन्हें पाने के लिए टैलेंट के साथ साथ लकी भी होना जरूरी है। आफ्टर ऑल इन्हें ढूंढ के हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और इसीलिए पूरे कॉन्टिनेंट में इन्हें पोजेस करने वालों की संख्या बेहद कम होती है। इस एक रात में जियान को अच्छे से समझ में आ गया था कि दोची कॉन्टिनेंट की पीक माने जाने वाली वो चीजें या शायद किसी काम की भी न हो। बट ऑफ कोर्स इस दुनिया में हर एक की अपॉर्चुनिटी और फेट अलग थे। हो सकता है कि आज किसी व्यक्ति की कोई कीमत ना हो, लेकिन कल वो एक अपॉर्चुनिटी मिलते ही रातों रात हीरो बन जाए। आप किसी भी दुनिया में हो, अपॉर्चुनिटी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ के बिना सब बस चींटियां थे। इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब कुछ थी। धीरे धीरे रात की शांति गुजरती है और सुबह वो लाल सूरज दिखाई देने लगा था। शांग युआन जियान को लेके नीचे स्टार प्लेटफॉर्म पे आता है। हर सुबह टियानमिंग वैली के सारे डिसाइपल्स स्क्वायर पे इकट्ठा होकर एक दूसरे से स्पार किया करते थे। ये टियानमिंग वैली की पुरानी ट्रेडिशन थी। हर एक डिसाइपल अपने बराबर की स्ट्रेंथ वाले अपोनेंट्स को चैलेंज करके अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता था। अभी सामने के चौड़े स्क्वायर पे हर जगह पे कलरफुल 2 टेक्निक्स लगातार रिलीज हो रही होती हैं। कान में जाती हैं बूम बूम की आवाजें। अपने सामने इतने सारे दोदी को एक साथ फाइट करते हुए देख के जियान भी सरप्राइज हो गया था। टियानमिंग वैली में कम से कम 1000 डिसाइपल मौजूद थे, और ऐसी पावरफुल लाइनअप के साथ उनका एम्परर प्रोविंस में एक फर्स्ट क्लास फोर्स के रूप में शामिल होना सरप्राइजिंग नहीं था। चारों तरफ से आने वाली एनर्जी वेव्स को फील करके जियान क्यूरियोसिटी के साथ अलग अलग दोजी टेक्निक्स को ऑब्जर्व करता है। तभी एक बैटल आउटफिट को पहनने वाला नौजवान उसकी तरफ आया था। वो पास खड़े जियान को देख के पूछता है, सेकंड सीनियर ब्रदर का नया लगता है। शांग युआन बस स्माइल करता है,
कुछ नहीं बोलता। तभी वो नौजवान सीधा जियान से पूछता है, लिटिल ब्रदर मेरे साथ थोड़ा स्पार्क करोगे। बेसिकली स्पार्क का मतलब होता है फ्रेंडली फाइट्स। जियान इससे पहले कुछ बोल पाता, शांग युआन उसे रोकते हुए कहता है, न्यू कमर को बुली मत करो, चुपचाप साइड में खड़े हो जाओ, और अगर तब भी फाइट करनी है तो मेरे साथ स्पार कर सकते हो। ये सुन के वो नौजवान बार बार हाथ हिला के पीछे हटने लगा था। शांग युआन को ऐसे देख रहा था जैसे उसके प्रपोजल को सुन के डर गया हो। हालांकि शांग युआन की पर्सनैलिटी वैसे तो अच्छी थी, लेकिन स्पार करते समय लोगों को सबक सिखाना ये उसे काफी पसंद होता है, इसलिए ये बंदा उसके साथ फाइट करने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वो कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं सीनियर ब्रदर शांग युआन। हाउएवर वो ये बोल ही पाया था, तभी जियान मुस्कुरा के कहता है, जब इस सीनियर ब्रदर ने मुझे खुद इनवाइट किया है तो मैं मना करके उनका मूड खराब कैसे कर सकता हूँ। ये सुन के शांग युआन ऑकवर्ड हो जाता है। उसे डर था कि उसका जूनियर ब्रदर कहीं जियान को इंजर्ड न कर दे, लेकिन जियान इतनी खुशी के साथ चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा था कि उसे रोकने का कोई रीजन नहीं था। शांग युआन आखिरकार हेल्पलेस आवाज में कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम दोनों लिमिट में फाइट करना, जरूरत से ज्यादा आगे मत जाना। वो फिर जियान को इंट्रोडक्शन भी करवाता है कि इसका नाम है म्यूफंग। जियान नॉड करके हाथ कप करके बोलता है, सीनियर ब्रदर म्यूफंग प्लीज गाइड मी। म्यूफंग सर उठा के जोर से हंसता है। वो हा करके बोलता है, तुम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो चलो आज मैं इस जूनियर ब्रदर के साथ जम के फाइट करूंगा। जियान स्माइल करते हुए नोट करता है। ये मोमेंट में दोनों ने बिना हेजिटेशन के अपनी दुई की रिलीज की थी। सुनाई देती हैं शाबू शाबू की आवाजें। म्यूफंग जोर से चिल्लाता है और उसका फिगर किसी घोस्ट की तरह अचानक से हवा में मर्ज हो गया था। उसकी मूवमेंट से जरा भी साउंड पैदा नहीं होती। वहीं पे जियान अपनी जगह पे बिना हिले खड़ा रहता है और चुपचाप से अपनी सोल पावर को चारों तरफ फैला देता है। ये म्यूफंग भी उस वुयोंग की तरह एक 1 स्टार 2D मिडिल स्टेज पे था, और ये भी कहा जा सकता है कि इसकी ची वुयोंग से थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। बेसिकली वुयोंग वही था ना जिसने कल एपिसोड में जियान से फाइट की थी। फिर अरीना के सेंटर में गूंजती तेज बूम की साउंड और पावरफुल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इस समय म्यूफंग की पूरी बॉडी को हल्की सी लाल दुखी कवर कर चुकी थी। उससे निकलने वाला इनविजिबल प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था कि पास में खड़े वीकर डिसाइपल्स तो सांस लेना भी भूल जाते हैं। जियान आंखें नैरो करके बोलता है, तो ये एक मिड 1 स्टार 2D का ऑरा है। उसे म्यूफंग की दोची किसी बहुत बड़ी लेक की तरह महसूस हो रही थी। चीज जियान को पूरी तरीके से सराउंड कर लेती है और उसके ऊपर हर दिशा से प्रेशर आने लगता है। इस लेवल का चीफ प्रेशर किसी ऑर्डिनरी 1 स्टार 2D अर्ली स्टेज कल्टिवेटर के लिए लड़ने की हिम्मत खत्म कर सकता था। अरीना की पावरफुल चीफ फील करते ही मौजूद लोगों के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। इनकी आंखों में म्यूफंग के लिए अलर्टनेस दिखाई देती है। टियानमिंग वैली के 1 स्टार 2D मिडिल स्टेज के कल्टिवेटर्स में म्यूफंग की स्ट्रेंथ काफी अच्छी मानी जाती थी। तभी सबके कान में जाती हम्फ वूश की साउंड। म्यूफंग अचानक से अपनी फिस्ट को आगे बढ़ाता है, फिर सबके सामने उसकी फिस्ट जियान से टकराती हुई है, लेकिन तब तक जियान वहां से गायब हो गया था। ये देख के म्यूफंग का दिल तेजी से धड़कता है। अपने बैटल एक्सपीरियंस से वो तुरंत समझ जाता है कि जियान को हैंडल करना आसान नहीं होगा। उसने जियान को अंडर एस्टिमेट करके लापरवाही की है। फिर एक थर्ड के साउंड साथ वो अपने पैरों को जमीन पे मार के खुद को संभालता है, और इस मौके का फायदा उठा के जियान बिना हेजिटेशन के उसकी तरफ बढ़ गया था। टेक्निक का नाम होता है येलो स्प्रिंग फिंगर। उसकी उंगली के सामने मैसिव एनर्जी तेजी से कंडेंस होके ये काफी बड़े लाइट पिलर का रूप ले लेती है। हाउएवर ये देख के म्यूफंग भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी बॉडी से डार्क रेड ड्यूकी निकलती है जो कि गोल गोल घूम के हवा में तेज बवंडर बनाने लगी थी। उसके एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं। म्यूफंग गुर्रा के बोलता है, तुम्हें अपनी लिमिट्स नहीं पता। टेक्निक का नाम था लाइट रिफ्ट। ये कहते म्यूफंग के हाथों की ऊपर की सील तुरंत ही तेज चमकती है। जैसे ही अपने हाथ को आगे पुश करता है, हम हवा में एक और लाइट पिलर को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। इसे देख के जियान भी कोल्ड आवाज में कहता है, गो। उसने अपनी उंगली फ्लिक कर दी थी। उसके सामने मैसिव एनर्जी पिलर तुरंत ही एक ह्यूज ड्रैगन में बदल जाता है जो रोर करते हुए सीधा टकरा गया था ब्लैक एनर्जी स्लैब से। इस अरीना में बूम की साउंड गूंजी थी। ये टेरिफाइंग एक्सप्लोजन पूरे स्क्वायर को हिला देता है। फिर थम 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 के साउंड सुनाई दिए थे, लेकिन तब भी क्योंकि म्यूफंग के पास पावर का एडवांटेज था, इसलिए वो जियान को धीरे धीरे पुश करने लगा था। साथ में जियान के होठ के किनारे से हल्का सा खून लीक होता है। वहीं पे जियान को इंजर्ड होते हुए देख के शांग युआन एंग्शियस हो गया था। वो बैटल को रोकने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम बढ़ाता है, जियान हाथ उठा के उसे वहीं पर रुकने का सिग्नल देता है। जियान के होठों पे एक नोइंग स्माइल थी। वो कहता है, बैटल तो अभी शुरू हुई है। इस तरीके से फाइट किए काफी समय हो गया। सीनियर ब्रदर शांग युआन, मैं ठीक हूँ। स्पार के दौरान थोड़ी बहुत इंजरीज होना नॉर्मल है। ये सुन के उसका अपोनेंट म्यूफंग स्टन रह गया था। उसने इससे पहले इतना जिद्दी लड़का कभी नहीं देखा। नहीं, म्यूफंग की नजरों में जियान स्टबर्न नहीं बल्कि बिल्कुल मूर्ख था। जियान उससे कमजोर था, लेकिन तब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। म्यूफंग सोचता है कि अगर उसने पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया होता तो
शायद जियान यहीं पे खून की उल्टी करके मर जाता। However, ऐसा लगता है उसके विचारों को जियान ने सेंस कर लिया हो। उसके चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है एंड फाइनली उसके एक्सप्रेशन सीरियस हुए थे और वो जोर से दौड़ता है निर्वाणा फायर लोटस वुश। जियान की बॉडी से एम्पर फ्लेम इरप्ट होती है और सबके सामने फ्लेम एक दूसरे में फ्यूज होने लगती है। इस अजीब से सीन को देख के आसपास के डिसाइपल्स शॉक हो गए थे। दोदी कॉन्टिनेंट में बस एल्केमिस्ट ही है जो कि रियल फ्लेम को कंडेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर जियान की फ्लेम ऑर्डिनरी फायर थी तो उसे इस तरीके से फ्यूज करने की क्या जरूरत पड़ रही है। स्क्वायर के ऊपर खड़े डिसाइपल्स के पास इसका आंसर नहीं था। इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था दूसरी कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करने वाली लेजेंडरी हेवली फ्लेम्स हैं। वहीं पे कई लोग जियान की फायर कंट्रोलिंग टेक्निक को देख के बोलते हैं एल्केमिस्ट। इस कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट बहुत रेयर थे और रेयर चीज की हमेशा वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए एल्केमिस्ट का स्टेटस काफी हाई था। कोई भी बिल्कुल मूर्ख होगा जो कोई बिना किसी कारण के एक एल्केमिस्ट को प्रोवोक करे। जियान की आइडेंटिटी पता चलते म्यूफैंग के अंदर का घमंड काफी हद तक कम हो जाता है। टोशे एंशिएंट गॉड की लेगेसी मिलने के बाद जियान को एंग्री बुद्धा लोटस बनाने के लिए फ्लेम मंत्रा की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो यहाँ पे अपनी हेवली फ्लेम्स को पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं करना चाहता था, ना इनके म्यूफैंग को डिफीट करना मुश्किल होता है। उसी समय म्यूफैंग को भी जियान के अंदर से एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ था और अब उसके भी एक्सप्रेशन अलर्टनेस से भर जाते हैं। जियान से आने वाला ऑरा इंटेंस होता जा रहा था। सुनाई देती हैं बज बज की आवाजें। म्यूफैंग भी हैंडसीज को चेंज करके बोलता है एम्पर रिवर्सिंग फोर्स। अगले पल उसका ऑरा बहुत तेजी से राइज होता है। दूसरी तरफ जियान हवा में खड़ा था, उसके हाथ के ऊपर हम एक छोटे से फायरवॉल को कंडेंस होते हुए देखते हैं। वो कहता है गो, वुश की साउंड गूंजती है। साथ में म्यूफैंग भी अपनी बॉडी की गोल्डन वॉलेंट एनर्जी को आगे बढ़ा देता है। दोनों पावर से निकलने वाले टेरिफाइंग और पूरे स्क्वायर में फैलते हैं। डेफनिंग बूम के साउंड के साथ एक्सप्लोजन हुआ था। अरीना के सेंटर में से एक मैसिव मशरूम क्लाउड ऊपर उठता है। टेरिफाइंग एनर्जी वेव्स हर दिशा में फैल जाती हैं। घना धुआं म्यूफैंग और जियान के फिगर को ढक लेता है। एनर्जी फ्लक्चुएशंस इतनी वॉलेंट थी कि आसपास मौजूद लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल था। शांग युआन या कुछ हाई लेवल के एक्सपर्ट्स ही थे जो यहाँ खड़े होकर बैटल देख पा रहे थे। बाकी सभी डिसाइपल्स क्रॉस फायर में फंसने की वजह से दूर भाग जाते हैं। के बाद जब वो धुआं साफ होने लगा था तो अंदर से दो फिगर दिखाई देते हैं। ये ऑफ कोर्स जियान और म्यूफैंग थे। जियान के फायर वॉल ने म्यूफैंग के लगभग सारे क्लोज जला दिए थे। वो अपनी एनर्जी को आर्मर में कंडेंस करके अपनी लोअर बॉडी को बचाता है, यानी कि लोगों की नजरों से बचाता है। बेसिकली दोनों की बैटल ड्रॉ हो गई थी और ये रिजल्ट हर किसी के एक्सपेक्टेशन से बाहर था। इस म्यूफैंग का एप्टीट्यूड यानी कि टैलेंट भली ऑर्डिनरी था, लेकिन वो यहाँ पे हजारों सालों से कल्टिवेट कर रहा था और वो बहुत हार्ड वर्किंग भी था। उसे ऑर्डिनरी मिड स्टेज 1 स्टार दोदी के बीच में काफी आउटस्टैंडिंग माना जाता था, लेकिन तब भी एक अर्ली स्टेज को वो हरा नहीं पाया था। लोग फिर सोचते हैं जियान के बारे में, उसकी अजीब सी फ्लेम्स। हालांकि वो इन फ्लेम्स की असली नेचर को तो नहीं समझ पाए थे, लेकिन ये तो समझ गए थे कि वो ऑर्डिनरी नहीं है। हाउएवर इनके दिमाग में ये सवाल बिल्कुल नहीं उठता कि जियान के पास रियल हेवली फ्लेम्स होंगी, कारण उन्हें हर कोई पोजेस नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सच्चाई ये होती है कि जियान की एम्पर फ्लेम दोदी कॉन्टिनेंट की दर्जनों फ्लेम्स का फ्यूजन है। वो यहाँ की कमजोर हेवली फ्लेम की बराबरी कर सकती है। हंटियांडी को हील करते समय जियान ने अपनी होली फ्लेम की ओरियन का छोटा सा हिस्सा यूज किया था। इससे उसकी पावर थोड़ी अफेक्ट जरूर हुई थी, लेकिन तब भी एम्पर फ्लेम का बेसिक नेचर बदलता नहीं है। उसकी पावर अब भी टेरिफाइंग थी। बैटल खत्म होने के बाद जियान म्यूफैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फाइनली म्यूफैंग हाथ कब करके बोलता है, ब्रदर जियान तुम्हारी स्टैंड सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन मैं तब भी पूछना चाहूंगा कि वो अचानक से अपीयर होने वाला फ्लेम का क्लस्टर क्या था। अभी म्यूफैंग का एटीट्यूड काफी हद तक बदल चुका होता है। उसके ऐसे हावभाव को देख के शांग युआन जैसे लोग भी एकदम स्टंट रह जाते हैं। उन्हें पता था कि क्लैश में म्यूफैंग को भारी प्रेशर झेलना पड़ा है। वो मन ही मन में सोचते हैं लड़का काफी अजीब है। वहीं पे म्यूफैंग सोच रहा था कि अगर मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ अभी यूज न की होती, शायद मैं अपने एक हाथ को खो देता। फ्यूचर में इससे दूर रहना ही बेटर होगा। हेवली फ्लेम्स के सीक्रेट को कैजुअली रिवील नहीं कर सकता था, इसलिए वो हंस के जवाब देता, ये तो बस नॉर्मल फ्लेम्स हैं, कोई स्पेशल नहीं, हाहा। जियान जानता था कि अगर उसकी हेवली फ्लेम्स बाहर आ गई तो ये उसके लिए एक डेडली डिजास्टर हो सकता है। जियान तुरंत ही टॉपिक को चेंज करके बोलता है, सीनियर ब्रदर म्यूफैंग अब मैं चलता हूँ, किसी और दिन हम फिर स्पार करेंगे। वो हाथ कप करके आगे बढ़ जाता है। शांग युआन तुरंत ही उसके पीछे चल देता है, लेकिन यही वो पल था जब जियान के कानों में तालियों की आवाजें जाती हैं। ये क्लैप 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 के साउंड उसके ध्यान को तुरंत ही अपनी तरफ खींचते हैं और उसकी आंखें इसी पल एक्साइटमेंट से चमकने लगी थी, क्योंकि जैसे उसने ताली की आवाजें सुनी थी, अचानक से उसकी शाओ क्लैन की ब्लड लाइन बॉयल होने लगती है और वो इस फीलिंग के रिगार्डिंग कोई गलती नहीं कर सकता था। जियान तुरंत ही घुटनों पे आके बोलता है, जूनियर जियान ग्रैंड एंसेस्टर को ग्रीट करता है, लेकिन उसके पैर जस्ट जमीन को छूते ही हैं, तभी एक पावरफुल हाथ उसे वापस से खड़ा कर देता है और उसके सामने एक एल्डरली फिगर अपीयर हुआ था। वो खुशी के साथ जियान को देख रहा होता है और कहता है, गुड गुड, बहुत
बच्चे। मैंने सोचा नहीं था कि दसियों हजार सालों के बाद शाओ फैमिली फिर से एक दोदी पैदा करेगी। बच्चे, तुम्हें इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। हाँ, चलो मेरे साथ शाओ क्लैन लौटो। एक्साइटेड एल्डर जियान का हाथ पकड़ के जाने लगता है। तभी पीछे से सुनाई देती एम्परर मिंग की आवाज, जो कहते हैं, ओल्ड मैन शाओ, जियान को वापस मैं लेके आया हूँ। वो तुम्हारी शाओ फैमिली का डिसेंडेंट जरूर है, मैं उसे टियानमिंग वैली का डिसाइपल बनाने वाला हूँ। इसे इतनी आसानी से ले जाने का बिल्कुल सोचना भी मत। मैं एम्परर मिंग दोनों के पीछे अपीयर हो चुके थे। उनकी काम आवाज में डिस्प्लेजर साफ था। जियान को यहाँ लाने के दौरान जब ये डीमन सैक ने एम्बुश किया था तो एम्परर मिंग को जियान की हेवली फ्लेम्स के बारे में पता चल गया था और उन्होंने जियान के पास हेवली फ्लेम इटर्नल रूलर भी देखा, जिससे बहुत मिस्टीरियस चीज निकल रही थी। एम्परर मिंग तभी समझ गए थे कि नौजवान बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। कल एम्परर मिंग को यह भी खबर मिली थी कि जियान ने वुयोंग को भी सरप्राइज कर दिया, इसलिए आज सुबह म्यूफंग का जियान को चैलेंज करना ये एम्परर मिंग की वजह से हुआ था। और अब जब वो पर्सनली जियान और म्यूफंग की बैटल को ड्रॉ होते हुए देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई पार नहीं रहता। अगर जियान टियानमिंग वैली का डिसाइपल बन जाता है तो वैली का ओवरऑल फ्यूचर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, इसलिए एम्परर मिंग ने उसे रोकने का फैसला किया था। वहीं पे जब जियान के ग्रैंड एंसेस्टर ये सुनते हैं, वो पलट के एम्परर मिंग को घूर के बोलते हैं, ओल्ड मैन, जियान मेरी शाओ फैमिली का मेंबर है और मैंने तुम्हें बस उसे पिक करने के लिए भेजा था। वो जियान के हाथ को खींच के बोलते हैं, जियान चलो। जियान को पकड़ने वाले एल्डर का नाम था शाओ लोंग। ये शाओ क्लैन के 25th जनरेशन के ग्रैंड एंसेस्टर और क्लैन के थर्ड एल्डर थे और इनकी स्ट्रेंथ भी एम्परर मिंग की तरह 3 स्टार दोदी की थी। एम्परर प्रोविंस में अनेकों दोदी एक्सपर्ट्स के बीच में लोंग को एक टॉप टियर एक्सपर्ट माना जाता था। एम्परर मिंग के साथ उनकी काफी पुरानी फ्रेंडशिप थी। फिर जियान के यहाँ पे आने से पहले ही शाओ फैमिली ने उसे सेंस कर लिया था, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए क्लैन ने स्पेशली शाओ लोंग को उसे रिसीव करने के लिए भेजा। लेकिन टियानमिंग वैली के पास से गुजरते समय थर्ड एल्डर शाओ लोंग एम्परर मिंग से मिलने का फैसला करते हैं। फिर उन्होंने इस वैली में कुछ एल्डर्स को गैम्बलिंग करते हुए देखा, मतलब जुआ खेलते हुए, और एल्डर शाओ लोंग को गैम्बलिंग की जबरदस्त एडिक्शन थी। बस एक गेम को खेलते ही वो सब कुछ भूल के यहीं पे बैठ जाते हैं और गैम्बलिंग शुरू करने के बाद वो रुकते नहीं, इसलिए उन्होंने जियान को पिक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्परर मिंग को दे दी थी और अब वही एम्परर मिंग जियान को टियानमिंग वैली के डिसाइपल बनाना चाहते हैं। शाओ लोंग इसे एग्री कैसे कर सकते थे? एम्परर मिंग तेजी से हाथ बढ़ा के एल्डर शाओ लोंग के कंधे पे रखते हैं। वो एक चालाकी से भरी स्माइल के साथ बोलते हैं, ब्रदर, हमारी फ्रेंडशिप देखो कितनी पुरानी है। तुम्हारी जगह इस लड़के को सेफली यहाँ पे लाने के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी बात सुन के शाओ लोंग के एक्सप्रेशन थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। एम्परर मिंग इनडायरेक्टली उन्हें याद दिला रहे थे कि गैम्बलिंग की वजह से वो खुद जियान को लेने नहीं गए। एम्परर मिंग बोलते हैं, हमारी वैली को जियान जैसे जूनियर टैलेंट की जरूरत है, फिलहाल उसे टियानमिंग वैली का नेम डिसाइपल बनने दो। बाद में अगर जूनियर जियान ऑफिशियली वैली को ज्वाइन करना चाहे तो वो खुद फैसला कर सकता है। बोलो, ओल्ड मैन शाओ, क्या कहते हो? ये सुन के एल्डर शाओ लोंग मुंह बना के धीमी आवाज में कहते हैं, तुम्हारी इस टूटी फूटी वैली की परवाह किससे है? फिर वो कुछ सोच के कहते हैं, लेकिन हमारी पुरानी फ्रेंडशिप को देखते हुए मैं तुम्हें थोड़ा फेस देता हूँ। फाइनल डिसीजन फिर भी जियान खुद लेगा। और अब एम्परर मिंग और शाओ लोंग दोनों मिलकर जियान को देखने लगे थे। वहीं पे जब जियान देखता है कि शाओ लोंग इस आइडिया का पूरी तरीके से विरोध नहीं कर रहे हैं तो वो एम्परर मिंग की तरफ स्माइल करके बोलता है, सीनियर, मेरे लिए आपने जो किया उसके लिए जियान हमेशा आपका आभारी रहेगा। मैं टियानमिंग वैली का नेम डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। जियान हमेशा दूसरों की काइंडनेस को याद रखता था। इस अनजानी दुनिया में आते ही अगर एम्परर मिंग ने उसकी हेल्प न की होती तो शायद वो अभी कहीं भटक रहा होता। वैसे भी बस नेम डिसाइपल बनने में उसका कोई नुकसान नहीं था, इसलिए वो बिना हेजिटेशन के एग्री कर देता है। एम्परर मिंग सीक्रेटली रात की सांस लेते हैं। वो खुश होकर अनाउंस करते हैं, गुड, आज से जियान हमारी टियानमिंग वैली का नेम डिसाइपल है। अब जियान शाओ फैमिली का मेंबर होने के साथ टियानमिंग वैली का डिसाइपल भी था। इस रिलेशनशिप से टियानमिंग वैली को हर तरह से फायदा होने वाला है। एम्परर मिंग स्माइल करते हुए सिर हिलाते हैं। एल्डर शाओ लोंग भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। इतना कह के एम्परर मिंग अपनी स्टोर रिंग से एक सफायर ब्लू कलर के स्टोन को निकालते हैं, जिसे जियान को दे दिया गया था। जियान इस पत्थर को बहुत ध्यान से देखता है, लेकिन बाहर से इस चीज के बारे में कुछ भी स्पेशल दिखाई नहीं देता। वहीं पे इसे देख के शाओ लोंग सरप्राइज के साथ बोलते हैं, क्या हुआ ओल्ड मैन मिंग, आज तुम इतने जेनरस हो गए, तुमने इसे अर्थ कॉम्पस दे दिया। ये सुन के एम्परर मिंग पलट के चिल्लाते हैं, ओल्ड मैन शाओ, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे इतना स्टिंजी समझते हो? हमारे साथ हमेशा जनरस रहा हूँ, क्या मैंने तुम्हें भी अर्थ कंपास नहीं दिया था? एल्डर शाओ लोंग अपने कंपास को निकाल के मुंह बना के बोलते हैं, लेकिन मेरा वाला इसके जितना अच्छा नहीं है। तुम ओल्ड मैन काफी बायस्ड हो। ये सुन के एम्परर मिंग का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में पैर पटक के बोलते हैं, तुम, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो फिर वापस दे दो। ये सुन के एल्डर शाओ लोंग तुरंत ही कदम पीछे लेते हैं। वो कहते हैं, जब ये मेरे हाथ में आ गया तो अब मेरा है, तुम्हें वापस क्यों दूं? एम्परर मिंग हेल्पलेस होकर लंबी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, तुमसे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। फिर उनकी नजरें जियान
जियान के ऊपर जाती है, जो कि अभी उस पत्थर को ध्यान से देख रहा था। कहते हैं जियान चलो मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना समझाता हूँ। इस स्टोन का नाम है अर्थ कॉम्पस। ये बहुत प्रीशियस है और टियानमिंग वैली के ऑर्डिनरी डिसाइपल्स को नहीं मिलता। पूरे दोदी कॉन्टिनेंट में बस हमारी टियानमिंग वैली है जो इसे बना सकती है। इसे क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यूज करना बेहद सिंपल। इसे तुम एक मिनिएचर वॉर्महोल समझ सकते हो। इसकी एबिलिटी नॉर्मल वॉर्महोल से कई ज्यादा पावरफुल है। अर्थ कंपस में अपनी दुखी को ट्रांसमिट करते ही एक लाइट बॉल बाहर आएगी और ये तुम्हारी करंट लोकेशन को रिकॉर्ड कर लेगी। के बाद तुम जब तक किसी रिस्ट्रिक्टेड या फिर खास जगह पे न हो तो अर्थ कंपस एक्टिवेट करते ही इंस्टेंटली पिछली रिकॉर्डेड लोकेशन पे पहुंच सकते हो। सुन के जियान की आंखें सरप्राइज से भर गई थी। वो कहता है इतना यूजफुल आइटम, मैं सोचा नहीं था कि दोदी कॉन्टिनेंट में ऐसी मिस्टीरियस चीजें मौजूद होंगी। एम्पर मिंग के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जियान केयरफुली अपनी दुखी को स्टोन के अंदर भेजता है। फिर सबके कान में जाती है बज की साउंड। अर्थ कंपस में से एक ब्लू लाइट का छोटा सा बॉल बाहर आया था। वो आसपास की लोकेशन और स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड कर लेता है। अगली पल वो लाइट बॉल फिर से पत्थर के अंदर चली जाती है। जियान एक्साइटमेंट के साथ अर्थ कंपस को देख के बोलता है ये सच में अमेजिंग है। जिस लोकेशन को इसने रिकॉर्ड कर लिया इंस्टेंटली वापस लौट सकता हूँ। इससे उड़ने का बहुत समय बचेगा और ट्रेवल एफिशिएंसी भी कई गुना बढ़ जाएगी और एस्केप करते समय भी ये बहुत यूजफुल होगा। वो खुशी से एम्पर मिंग की तरफ हाथ कप करके बोलता है हाँ ग्रैंड मास्टर थैंक यू। ये सुन के एम्पर मिंग स्माइल के साथ अपने हाथ को हिला देते हैं जैसे कोई बड़ी बात ना हो। जियान बहुत ध्यान से अर्थ कंपस को अपनी स्टोरिंग में रखता है। उसी समय हमारा ध्यान जाता है एल्डर शाओलोंग की तरफ, जो कि अपने हाथ के एक इशारे से स्पेस को चीर देते हैं। सुनाई देती है क्रैक की साउंड। एक डार्क स्पेशल पैसेज खुला था। एल्डर शाओलोंग तुरंत ही जियान से बोलते हैं जियान चलो, शाओ क्लैन में भी बहुत सारे काम है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के जियान नोट करता है और एम्पर मिंग की तरफ हाथ कप करके सीधा एंटर कर जाता है स्पेशल पैसेज में। और चलो अब हम भी जियान को जाने देते हैं। वैसे आपके हिसाब से दोदी कॉन्टिनेंट का नया शाओ क्लैन कैसा होने वाला है? क्या वो शाओ क्लैन के मेंबर सच में जियान को अपनाएंगे या फिर जियान को वहाँ भी पॉलिटिक्स का सामना करना होगा और अपने आप को सबके सामने प्रूव करना होगा? वेल आप इसके बारे में क्या सोचते हो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। और ये एपिसोड लगा कैसा है उसके बारे में बात करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे दोदी कॉन्टिनेंट के स्पेस में जियान पहली बार ट्रेवल कर रहा है, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जियान सीख रहा होगा और साथ में एल्डर शाओलोंग से उसे कुछ जरूरी बातें मालूम पड़ेंगी। फिर हमारी सीधी एंट्री हो जाएगी शाओ क्लैन में। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। इससे एपिसोड्स जैसे रिलीज होते हैं वो आपके पास फिर से पहुंचेंगे। नेक्स्ट पार्ट तो आने वाला है TGR का। हाउएवर जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि शेड्यूल रहने वाला है 4 BTTH के एपिसोड्स और 3 TGR के, यानी कि हफ्ते में 2 दिन ऐसे होंगे जब लगातार BTTH के एपिसोड्स आ रहे होंगे। और आपको ये शेड्यूल कैसा लगा है जरूर बताओ। साथ में इमोर्टल गॉड्स लेवल तक की मेंबरशिप्स चालू हो चुकी हैं, यानी कि अब आप हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनके पूरे 3 एपिसोड्स हमेशा सबसे आगे रह सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जो बस 1 या 2 एपिसोड रहना चाहते हैं वो बेस लेवल या फिर इमोर्टल एम्पर तक अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। मेंबरशिप को ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे और सब्सक्राइब के साइड में टैप करके आप चेकआउट कर पाओगे सारे प्लान्स को। हाउएवर उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड में मिलते हैं।